हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री के मोस्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके पिछले सालों के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। और दोस्तों आई होप आप सब अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों वाला बिल्कुल, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। बताओ कब हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो 1901 में। तो आप मुझे बता देंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। ठीक है, और किसने की थी आप ये बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जिस पदार्थ की बनी है वह कौन सी थी? तो दोस्तों हमारे जो बने हुए थे मोहरे कौन से पदार्थ से बने हुए थे? तो फयांस से बने हुए थे। ठीक है, याद रखना हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी हुई थी? फयांस से बनी हुई थी। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। आपको क्या बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। मेरा आपका टाइम वेस्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, आपको मेन चीज है कि आपके एग्जाम के लिए तैयार करना। ठीक है, आइए फटाफट चलिए देखिए यहाँ पे द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है दोस्तों? बताएंगे फटाफट। तो S.N. राव। याद रखना द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के कौन है दोस्तों लेखक? तो S.N. राव, याद रखना। आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? हमारा बात किया मगान कहा है मैंने, तो मगान के रूप से ओमान। तो याद रखना मगान ओमान। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ही वीडियो को लास्ट तक बने रहें और देखते रहिए। आपको आपके एग्जाम में 7-8 मार्क्स ये वीडियो देने वाली है, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए आइए फटाफट जो मैंने पूछा है उसका आंसर दे दीजिए। अभी तक आंसर नहीं आया आप लोगों का, फटाफट दीजिए। देखिए मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुओं की संख्या कितनी थी? बच्चों वाला क्वेश्चन है, कितना है? 700। इस आप सबको पता है। फटाफट आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके टोटल 3 पार्ट होने वाले हैं। आपके 3 बुक है, ये फर्स्ट बुक की आपकी एमसीक्यू चल रही है और इसके बाद आपको सेकंड बुक की आएगी। फटाफट 10 लाइक कर देंगे इस वीडियो के ऊपर। ठीक है, 10 लाइक होने चाहिए दोस्तों, फटाफट आ जाएगी वीडियो। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? तो लिपि की मुख्य विशेषता बताइए क्या है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्या है मुख्य विशेषता? ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। और हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए फटाफट। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताएंगे फटाफट। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है भाई, हड़प्पा जो था पहले वो कहाँ पर था? पाकिस्तान में था ना, और अभी भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। आगे चलते हैं। उसके कुछ स्थल हैं जो कि भारत के अंदर भी है, जैसे हरियाणा, गुजरात और ये राजस्थान वगैरह। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के इराक, ईरान और मिस्र, इन सबके साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो किसके साथ थे? ईरान, इराक और मिस्र। फटाफट दोस्तों कमेंट करके बता दो कि मैं कैसा लग रहा हूं आज। ठीक है, मैंने थोड़ा हेयर कट कराया तो बता दो, आपका ही टीचर हूं भाई। ठीक है, चलिए अगर टीचर मानते हो तो बता ही दो। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो बताएं दोस्तों कौन थे? कनिंगम। आपने पढ़ा होगा कौन है? कनिंगम। ये हमारे भारत के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो ये याद रखना, आपको पता भी होगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी दोस्तों? आप सबको पता है, आप सब लोगों ने पढ़ा है अगर वीडियो मेरी, तो आप सबको पता हो। और दोस्तों एक बात और, अगर अभी भी आपने अगर तैयारी नहीं किया और 1 अप्रैल को आपका एग्जाम है दोस्तों, तो उसके लिए मैं लिंक के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। सारी 1 से लेकर 12 चैप्टर तक सारे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट की वीडियो बनी हुई है। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप हैं दीपक सर के साथ। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। भारतीय सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे आपके? ये कनिंगम थे। हड़प्पा में लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? 375 से 400 थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कहाँ था? चनहुदड़ो। यहाँ पर क्या है? एक शिल्प बनाया जाता था यहाँ पे भारी मात्रा में। ठीक है, तो चनहुदड़ो याद रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए टाइम वेस्ट करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए फटाफट आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ। कॉपी पेन उठा के रखिए और लिखते रहिए। ठीक है, देखिए हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? तो कालीबंगन से मिला। ठीक है, और कालीबंगन कहाँ है दोस्तों? आप ये कमेंट करके बताएंगे मेरे को। ठीक है, कालीबंगन कहाँ है ये कमेंट करके बताएंगे। तो हल से जुते
खेत के शासक कहाँ मिले, तो कालीबंगन। और कालीबंगन आपको बताना है कहाँ से कहाँ पर है, मतलब कौन से राज्य के अंदर है। अब देखिए, संघ से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था, संघ से बनी वस्तुएं, ठीक है, तो ये कहाँ है, नागेश्वर से है, ठीक है। संघ से बनी, जो आपसे संघ से बनी क्या है, वस्तु है, कहाँ से ताल्लुक रखती है, नागेश्वर से, ठीक है, याद रखना। आगे, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन, लगातार अकाल पड़ना, प्राकृतिक आपदाएं। तो अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग बातें कही थी, लेकिन इसमें ये सारी ही कारण बताए जाते हैं जिसकी वजह से क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। शक्तिशाली वकाटक रानी थी जिन्होंने भूमि अनुदान दिया, ये कौन थी, प्रभावती गुप्त। कौन थी, प्रभावती गुप्त थी, ठीक है। आगे चलते हैं। गुजरात की सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई, किसके द्वारा कराई गई थी दोस्तों, बताइए। गुजरात की सुदर्शन झील की किसके द्वारा, रुद्रदमन के द्वारा कराया गया था, ठीक है। गुजरात की सुदर्शन झील की मरम्मत किसके द्वारा कराई गई थी, तो रुद्रदमन के द्वारा कराया गया था, ठीक है। बहुत अच्छे, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके एमसीक्यू पक्के होने वाले हैं, एक भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ठीक है। बस तैयारी करते रहें। अब देखिए, अशोक के अभिलेख निम्न लिपियों में लिखे गए थे, बताइए किस में लिखे गए थे, बताएंगे दोस्तों। अशोक के लिपि किस में लिखे गए थे, ब्राह्मणी, देवनागरी, अरामाइक, खरोष्टी। तो दोस्तों मुझे पता है यहाँ पर ज्यादातर किस में लिखे गए थे, यहाँ पे तो ये है आपका पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, ब्राह्मणी, अरामाइक और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। याद रखना, किसके, अशोक के अभिलेख किस में लिखे गए थे, आपके ब्राह्मणी, अरामाइक और खरोष्टी लिपि में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब बताएंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी अभिलेख शास्त्र की सीमा नहीं है। अभिलेख टूटे फूटे जाते हैं, शब्दों में वास्तविक अर्थ का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता, अभिलेखों में छोटे से छोटे तथ्यों का वर्णन होता है। नहीं दोस्तों, अभिलेख में छोटे छोटे तथ्यों का वर्णन नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धियां क्या थी। जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धियां क्या थी दोस्तों, ब्राह्मणी या खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालना। और सबसे पहले ये बताएंगे आप लोग मुझे कि सबसे पहले जो है अशोक के अभिलेख हैं वो किसने पढ़े थे, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि किसने कहा था, ठीक है, मतलब किसने पढ़ा था, अर्थ निकाला था अशोक के अभिलेख का, ठीक है। अब देखिए, इंडिका किताब के लेखक कौन थे, बताएंगे। कनिंघम, जॉन मार्शल, मैगस्थनीज, कौटिल्य। तो दोस्तों आपका क्या है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, आपकी मैगस्थनीज ने लिखी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखिए, मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधियां संचालित की जाती थी किसके द्वारा, एक समिति व 6 उप समितियों के द्वारा। मैंने जो है, आपने ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैनिक व्यवस्था, ठीक है, याद रखना, मौर्य साम्राज्य का, ठीक। तो एक समिति और 6 उप समितियां होती थी जो कि मौर्य साम्राज्य की सेना को चलाती थी, ठीक है। आगे देखिए, धम्म के सिद्धांत की शुरुआत की किसने करी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त ने, या चाणक्य ने, या अशोक ने। तो आप सभी जानते हैं धम्म के नाम से अशोक को, ठीक है। तो अशोक ने धम्म की स्थापना की, दैट्स इट, ठीक है। आप देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जातक कथाएं जिस महापुरुष से संबंधित है वो बताएंगे। जातक कथाएं, तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है आपकी जातक कथाएं। तो जातक कथाएं मतलब महात्मा बुद्ध, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। आप बता देंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये आप बताएंगे, ठीक है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा चलता रहे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित्र की रचना किसने की थी। तो दोस्तों हर्षचरित्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। भान भट्ट, ठीक है, किसका है, भान भट्ट ने हर्षचरित्र का क्या करी थी, रचना की थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखिए, सेठी आमतौर पर होते हैं, सेठी को हम क्या कहते हैं, सेठी को, धनी व्यापारी को हम सेठ कहते हैं, सेठ कहते हैं ना, सेठ मतलब कौन, अमीर व्यक्ति, तो वही ध्यान रखना, धनी व्यापारी मतलब सेठी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे किसने करी थे, कुषाण शासकों ने की थी। कुषाणों ने सबसे पहले भारत के अंदर सोने के सिक्के को जारी किया था, ठीक है। अब आगे चलते, 27वां क्वेश्चन हमारा, देखिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, वी एस सुथांकर के द्वारा जो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है तैयार किया गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी तरीके से बने रहे और दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, बताइए किसमें, मनुस्मृति में। आपने पढ़ा होगा चंडाल क्या था, क्वेश्चन में नहीं पढ़ा है दोस्तों, चले जाना।
3rd चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप दे सकते हो, ठीक है। तैयारी करते रहे। चंडालों की कर्तव्य की सूची कहाँ से मिली दोस्तों? तो मनु स्मृति से मिली, ठीक है। अब देखिए मार्त वंशिकता प्रचलित थी, बताओ कहाँ थी? तो सातवाहन वंश में जो थी ये आपकी मातृवंशिकता। मातृवंशिकता होती क्या है? जो माता से वंश चलता है उसे हम कहते हैं मातृवंशिकता, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत ग्रंथ की गतिशीलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या महाभारत के एक ही रचयिता थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको भी याद करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक, ठीक है। तो इसमें क्या है, महाभारत ग्रंथ का अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये देखो, इस महाकाव्य ने अनेक पठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं, बिल्कुल लिखे गए हैं। इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पूर्ण व्याख्या की गई है, तो बिल्कुल की गई है। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, महाभारत ग्रंथ का अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं किया गया है, तो ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए आपका 31वां क्वेश्चन, जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया गया है तो किसने करा है? ये आपका बौद्ध धर्म ने, ठीक है। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, राजाओं, ये तो इनका तो शुरू से ही कहना है भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन यहाँ का क्या है आपका, बौद्ध ने ये बताया कि जन्म के आधार की सामाजिक प्रतिष्ठा का अस्वीकार किया है, ठीक है। अब जो कर्म से, मतलब बौद्ध धर्म के अंदर कर्म पर ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे? अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे? तो मतलब 4 ही वर्ण होते हैं ना। 4 कौन से वर्ण हैं ये आप बता देंगे मुझे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मनुस्मृति का संकलन हुआ कब हुआ दोस्तों? मनुस्मृति तो 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक ये बना। आपको टाइम तो पता ही है ना, टाइम कैसे देखते देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, अगर इस यहाँ पे 0 रहता है, ठीक है, तो ये आपका रहता है सारा ईसा पूर्व, ठीक है। ये आपका ईसा पूर्व रहता है सारा, ठीक है। और ये रहता है आपका ईस्वी, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पर एक ईसा पूर्व है तो यहाँ पे 1 ईस्वी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 400 ईसा पूर्व रहा और यहाँ पर ये रहा, तो इसके बीच की जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये टाइम पीरियड आपका चलता है, तो इनके बीच में कितना 800 वर्षों का समय रहा होगा, ठीक है। तो इस समय में ये मनुस्मृति का संकलन हुआ, ठीक। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखिए वाणिक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किसके लिए? व्यापारी लोगों के लिए ये आपका वाणिक शब्द याद रखना, ठीक है। किसके लिए यूज किया गया है? व्यापारियों के लिए या व्यापारी के लिए यूज किया गया है। आगे चलते हैं, देखिए 35वां क्वेश्चन, मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई शुरू की गई, तो कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो ये आपकी 1951-52 में आपकी मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई चालू की गई थी, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो 2x पे करके दोबारा देख लेना वीडियो को, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट, देखिए आख्यान से अभिप्राय है, तो आख्यान से अभिप्राय क्या है? कहानियों का संग्रहण, आख्यान। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है आपके पेपर के अंदर। अगर वर्ड नहीं पता है तो फिर एमसीक्यू गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से ये ध्यान रखना, ठीक है, कि आख्यान क्या है? हमारा कहानियों का एक संग्रह है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगला देखिए क्या है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? उपनिषद, धर्मशास्त्र या पुराण या फिर निपिटक? क्या है दोस्तों आपका ये? निपिटक। तो इधर पिटक होते हैं, तो इसमें क्या है इनका? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो निपिटक है, याद रखना, ठीक है। निपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखिए दोस्तों चरक और सुश्रुत संहिता का संबंध है। देखो चरक और सुश्रुत संहिता का अर्थ है, ये थोड़ा एक बार बोल के अपने मन में पढ़ो, चरक और सुश्रुत संहिता का अर्थ है, तो क्या संबंध है? अर्थ है तो आयुर्वेद से इसका आपका संबंध है, चरक और सुश्रुत संहिता, ठीक है। इसमें आयुर्वेद की बात कही गई है, मेडिसिन वगैरह बनाने की, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों, तो आपको बताया ऋग्वेद का संकलन काल कब से कब तक ऋग्वेद का है? तो देखिए दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से आपका 1000 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व इसमें पता कितना टाइम आ गया दोस्तों? यहाँ पे आ गया 500 साल का गैप आ गया आपका ये ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। हाँ, तो याद रखना कि ऋग्वेद का संकलन काल कब से कब है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक। आगे चलते हैं, ध्यान दें, देखिए इस देश का प्राचीन कलाकृतियों
की लूट होने देना मुझे आत्मघाती तथा असमर्थनीय नीति लगती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? दोस्तों H.H. कोल के द्वारा ये आपका कहा गया था कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती तथा असमर्थनीय नीति लगती है। मतलब जो आपको पता ही है कि यहाँ अंग्रेज जो भी थे चीजें अपने यहाँ पे ले जाकर रख लेते थे अपने संग्रहालय में भारत से उठाकर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे राज किया था बाद में। ठीक, तो आगे आगे चलते हैं। देखिए, किसने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था? तो किसने माना दोस्तों? उपयुक्त सभी में से जेम्स फर्ग्यूसन। कौन है दोस्तों? नाम देखो कितना अजीब सा है, जेम्स फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन, ठीक है, फर्ग्यूसन, ठीक है, नाम याद रखना, जेम्स फर्ग्यूसन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बताएंगे फटाफट, ठीक है। देखिए, वैष्णववाद में ईश्वर के कितने अवतारों की कल्पना की गई थी? तो 10 ईश्वरों की कल्पना की गई थी। किसके अंदर? वैष्णववाद में, ठीक है, 10 रूप के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। हे भगवान ये मैंने कैसे बनाया कथन किस मंदिर के संदर्भ में कहा गया था? तो दोस्तों किस? कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में जो है ये, ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा में है, इसके लिए है हे भगवान ये मैंने कैसे बनाया। ठीक है, तो याद रखना ये चीज। आगे चलते हैं। हे भगवान मैंने ये कैसे बनाया? तो एक ऐसा कैलाशनाथ मंदिर एलोरा के लिए कहा गया था। ठीक, आगे देखिए। देखिए दोस्तों, तो निम्न में से सही कथन की पहचान करना है आपको, तो ध्यान दें। देखिए, मुक्तादाता की परिकल्पना केवल बौद्ध धर्म तक ही सीमित थी? नहीं, प्रारंभ में मंदिर बहुत बड़े बड़े होते थे, ऐसा भी नहीं है। वैष्णववाद में 12 अवतारों की कल्पना की गई थी? नहीं, ये तो गलती है। देखिए, पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से ही विकसित हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये आपको पता है 10 थे, ठीक है ना, वैष्णववाद के तो 10 थे, ये तो गलती हो गया। तो आपका सही कौन सा है? ये वाला, कि पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से ही विकसित हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 कोटियां, ठीक है, त्रिपिटक। और पिटक किसमें थे? बौद्ध धर्म में थे, आप सभी को मैंने बताया है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तीन टोकरियां, सॉरी 3 टोकरियां, 3 कोटियां बोल दिया मैंने, 3 टोकरियां हैं, ठीक है, याद रखना 3 टोकरियां। 3 टोकरियों में उनके अलग अलग चीजें लिखी गई थी, ठीक है, मतलब बताया गया है। अब देखिए, बौद्ध चरित्र के रचयिता थे कौन थे? अश्वघोष। बौद्ध चरित्र किसने लिखा था? रचयिता थे या किसने बनाया था? आपका अश्वघोष ने बनाया था। ठीक है, बौद्ध उपदेश में शामिल है क्या है? सूत पिटक। मतलब सूत मतलब 3 पिटक है ना, विनय पिटक, अभिधम पिटक और ये सूत पिटक, ठीक है, इसके 3 टोकरी कहा जाता है। और सूत पिटक क्या है? आपका बौद्ध के उपदेश शामिल है इसके अंदर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखिए, बताएंगे कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? तो 1814 में आपके कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की शुरुआत हुई, संग्रहालय की शुरुआत हुई दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी ये टॉप 50 जो मैंने नाम दिया है, वैसे 40-80 थे लेकिन टॉप 50 का नाम दिया। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो ध्यान से इसको पढ़ना और अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरी ही देखा कीजिए, तभी आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई परेशानी दिक्कत है आप सभी को किसी चीज़ के रिलेटेड, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।